किसानों की लागत कम करने के लिए और परिश्रम को बचाने के लिए कई तरह की मशीनें बनाई जाती हैं। ये एक मशीन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले तो हम ये बता दें कि धान का मौसम है, नर्सरी बोई जा रही है और सीधे भी बिजाई की जा रही है। जलवायु परिवर्तन को देख के विशेष तरीके से धान की बुआई की रिकमेंडेशंस हो रही हैं, सरकार भी कह रही है, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। डीएसआर विधि के ज़रिए धान बोना चाहिए जिससे कि पानी कम लगे और धान की पैदावार अच्छी हो। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दया श्रीवास्तव जी, वो उनसे हम समझेंगे कि ये डीएसआर विधि क्या है और ये जो मशीन है वो डीएसआर विधि में कितना रोल अदा करती है, कितना अहम है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो डीएसआर विधि है वो क्या है और किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जो मशीन है वो उसमें किस तरीके से काम आती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि अभी किसान भाइयों ने महसूस किया होगा कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं ना कि कभी देर से बारिश होना, अचानक फिर बारिश हो जाना, तो मौसम में इतनी शिफ्टिंग हुई है कि एक्चुअली में सारे किसान अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी ली जाए। तो क्या होता है कि समय पे अगर हमने डिसीजन सही नहीं लिया तो उसमें क्या होगा कि बाद में फिर हमको जो है उसका काफ़ी नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। ऐसे में जो है ये हमको देखना है कि जो स्थिति है किसान की, बेसिकली क्या बोलते हैं, यदि आपकी देर से क्या बोलते हैं फसल कट रही है, जो आप गर्मियों की जो है जैसे फसलें मेंथा जो किसान ले रहे हैं या कोई फसल अगर अपने गर्मी की ले रखी है जो देर से कट रही है, तो उसमें आपका ये है कि मूंगफली वाले भी बहुत सारे किसान हैं, उर्द जो है मूंग भी लगाते हैं किसान, मक्का भी लगाते हैं। तो अगर फसल आपकी देर से कट रही है और नर्सरी नहीं डाल पाए हैं किसान, यदि मौसम के कारण डिसीजन नहीं ले पाएँ, तो क्या होता है कि देर से अगर आप नर्सरी डालेंगे तो जाहिर सी बात है उधर उस टाइम पे जब फसल पकने जा रही थी तो बहुत ज़्यादा अचानक तेज़ वर्षा, जैसे पिछला वर्षों में हमने देखा है कि कभी क्या होता है कि फसल तो खड़ी होती है लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बारिश जब हो जाने से पूरी फसल एक तरह से लेट जाती है, नुकसान हो जाती है। तो ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, तो हमें भी फसल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ेगा, विधियों का भी चयन करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं। तो ये डीएसआर तकनीक जो सीधी बिजाई की तकनीक है, जस्ट लाइक जैसे गेहूं की हम बिजाई करते हैं। हालांकि होता था कि पहले क्या बोलते हैं, आप देखेंगे कि नर्सरी जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते थे, ट्रांसप्लांटिंग में एक फ़ायदा ये होता था, ट्रांसप्लांटिंग की टेक्निक जो थी उसमें ये होता था कि पौधे से पौधे जो डिस्टेंस है, दूरी है, यानी हम एकदम रोपाई जब करते हैं तो संख्या हमारी मेंटेन रहती है। यानी अगर धान का अच्छा उत्पादन लेना है जो मानक के हिसाब से है, तो कहते हैं ना कि 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 33 पौधे होने चाहिए। लेकिन आप उसके बाद भी आप गौर करें तो चूँकि सही व्यक्ति से ना लगवाना, यानी अगर स्किल लेबर है, स्किल लेबर से भी अगर आपने नहीं किया, और कभी देखा जाता है कि जो वो अनट्रेंड लेबर है उनसे अगर लगवा दिया तो उनको पता नहीं, तो डिस्टेंस पे लगाना है, वो उनके हिसाब से जो है जनरली खेती में क्या होता है कि उनको ठेका दिया जाता है। ठेके में क्या होता है कि उनको टारगेट होता है कि यार एक बुआई करनी है, उनको इस बात पे नहीं फोकस करना होता है कि एग्जैक्टली दूरी क्या लगानी है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि यानी हम सही से पौधे रोपित नहीं करें, यानी जितनी मानक जो है, मानक से अगर कम पौधे लेंगे तो जाहिर सी बात उत्पादन निकलेगा। कोई भी कंपनी अगर कितना भी या कोई भी रिसर्च सीड है, जितना रिकमेंडेड यील्ड दी जाती है, जो आपने गौर किया होगा, कभी उतना जनरली सामान्य किसान नहीं पाता। कुछ किसान अच्छा पा जाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। बट हम देखते हैं कि हमको अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो सभी बारीकियों पर ध्यान रखना होगा। यानी पहले भी फसल के मिट्टी के हिसाब से हमको मिट्टी खेत की तैयारी करनी है। मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा मिट्टी का स्वास्थ्य होगा उतना अच्छा हम फसल का फिर प्रबंधन आसानी से कर पाएंगे, लागत हमारी ज़्यादा नहीं। दूसरी बात क्या है, हरी खाद का प्रयोग, ढैचा सनई का प्रयोग करके ना, और टाइम से जो मिट्टी के अनुसार पे रिकमेंडेशन जो है, यानी आपकी मिट्टी अगर कह रही है कि ये जो है हमारी जल धारण क्षमता इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या है कि ये देखना है कि बहुत ज़्यादा कम पानी वाली फसलें आपको लेना है। ऐसा नहीं कि क्या है कि बहुत ज़्यादा जल लेने वाली फसल या MTU 70-29 वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में किसान पर क्या होगा, बहुत पानी लगाना पड़ेगा, खेत जल्दी सूख जाएगा, तो किसान की लागत बढ़ती जाएगी और उत्पादन घटेगा। तो हमको ये देखना है कि आजकल किसान भाई कम दिन वाली फसल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें जो है मानसून का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और उसके लिए सीधी बिजाई तकनीक बहुत कारगर है। यानी समय पे, जैसे मानसून अभी आने वाला है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हमको इसमें इस विधि में केवल अगर हम किसान भाइयों से बात करें तो उनको एक ही चिंता होती है, सीधी बिजाई जब करते हैं तो खरपतवार का चुनौती एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे वजह से किसान भाई सीधी बिजाई के ऊपर नहीं जाते, जबकि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, मैं बताऊंगा।
लेकिन चुनौती क्या है, जो खरपतवार प्रबंधन की उसके लिए भी अब केमिकल्स अवेलेबल हैं। और जैसे हम नॉर्मल ट्रांसप्लांटेड राइस में जो है हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि एक चुनौती जो है कि अगर हमारा जैसे आज बिजाई हम कर रहे हैं और सेकेंड डे अगर बारिश हो गई, तो उसमें ये भी है कि इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉपर वे में पट्टी पड़ जाती है, मट्टी की अगर परत पड़ गई तो उसमें भी जमाव अंकुरण में, ये दो चीज़ें हैं जो इसमें इस विधि में भी जो है थोड़ी सी खामियां हैं। लेकिन अब इसको प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना, खेत अच्छी तैयार होना चाहिए। जनरली सभी किसान भाइयों को ये सोचना है कि हमारा खेत जितना अच्छा तैयार होगा उतना अच्छा ये विधि अपना अडॉप्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात, फ़ायदे इसमें क्या है, फ़ायदे क्या है कि 1 महीने के जो 21 दिन से 25 दिन का लगभग का नर्सरी का पीरियड होता है, उससे आप बच जाएंगे। कीड़े और व्याधियाँ जो नर्सरी में लगती हैं उसको आप बच जाएंगे। तीसरी बात क्या है, जब ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं तो पौधे की जड़ें कट जाती हैं, ज़्यादातर लेबर से ही करते हैं। और लेबर क्या है, खुरपी जब चलाता है तो साइड से चलाता है, यानी उसकी जड़ पूरी काट देता है। तो पौधे को इस्टेब्लिशमेंट होने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी आपको टाइम लगता है, और तब तक में क्या बोलते हैं हमारे किल्ले निकलने का समय आता है। मतलब उसकी ज़मीन से अपने आप को इस्टेब्लिश करना और काफ़ी समय लग जाता है। इन सब चीज़ों बातों से बचने और व्याधियाँ, कीड़े वगैरह अगर नर्सरी में आपने ठीक से प्रबंधन नहीं किया, नर्सरी में ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो गया, तो पौधा मेन खेत में आते आते इतना स्ट्रगल कर लेता है कि जो उसकी उपज चाहिए वो उपज नहीं मिलती है। सीधी बिजाई में फ़ायदा क्या है कि सीधी बिजाई में पौधे का कोई लॉस नहीं है। यानी एक बार अगर आप जमाव अच्छा हो गया, यानी आपको मौसम मानसून का देखना है कि अगर 2-3 दिन में भी बारिश नहीं हो रही है और आज आपका खेत तैयार है, तो आप डेफिनेटली क्या बोलते हैं, आप DSR पे जाएं। ये सबसे अच्छा ज़्यादा है, अच्छी विधि है। दूसरी बात कि 1 महीने का समय बचेगा, एक पानी आपका, लेबर इतना खर्चा बचेगा। और रिपाई की कास्ट भी आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो है आपको कुछ नहीं, मशीन से अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ 200-300 रुपये में क्या बोलते हैं आपका 1 बीघे का तैयार हो जाएगा। और 1 एकड़ अगर आप करते हैं तो 1200-1300 रुपये में आपका 1 एकड़ खेत की बुआई हो जाएगी। कम दिन की प्रजाति आप ले 80-90 दिन की, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें भी और फ़ायदा रहेगा। और ज़्यादा दिन की भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रजाति वैरायटी आपके हिसाब से जो मिट्टी को रिकमेंडेशन जिसके लिए हो उस तरह की प्रजाति आप चुन सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बशर्ते क्या है कि जो खरपतवार नाशी के लिए इसमें तो एक प्री इमरजेंस, एक पोस्ट इमरजेंस, दोनों आपका प्रयोग करना पड़ेगा। और उन दोनों से आपको जो है खरपतवार से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। इसमें आपको इस विधि में उस ट्रांसप्लांटिंग विधि से फ़ायदा क्या होगा, ट्रांसप्लांटिंग विधि में जहाँ जड़ें इस्टेब्लिशमेंट करने में टाइम लग रहा था, लॉस हो रही थी, समय आपका जा रहा था, समय भी बचा, पौधा भी स्वस्थ है। इसमें जो किल्लों की संख्या आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेड़ डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। जब बीज में हमने जमाव किया तो उसके बाद पूरा पौधा जो निकला उसको कहीं से हमने डैमेज नहीं किया। यानी पूरा मूल रूप में पौधा जो है आपका बीज के साथ जब निकलता है तो ज़्यादा स्वस्थ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। लोग कहते हैं कि साहब ये विधि तो पहले ही करते थे, जाहिर सी बात है ये पहले विधि होती थी, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे समय परिवर्तन, तो हमें भी विधा भी परिवर्तन करनी, हमें घूम फिर के कहीं ना कहीं वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी समझ को देखना है। इसमें ये कहीं नहीं सोचना है कि नहीं साहब ये कोई ऐसी विधि नहीं है, हमको समय के अनुसार जो विधि अनुरूप लगे उस आधार पे अडॉप्ट करना है। डॉक्टर साहब, जैसे कई सरकारें हैं, हरियाणा सरकार की बात करें या राज्य सरकारें DSR विधि को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि पानी कम लगता है इसमें और खर्चीला कम है। तो किसानों की जो आमदनी बढ़ानी है, आमदनी तब बढ़ेगी जब किसान के खर्चे कम होंगे। 1 एकड़ में कितना बच जाता है रुपाई से अगर DSR में आते हैं? देखिए, बचना क्या है, किसान की बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। ये प्रश्न ऐसा है कि बचने के लिए आप उस विधि से हर एक विधि से बच सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कह सकता कि आपको एक विधि से, जितनी भी सुझाव की जाती हैं किसान साथियों को, किसान भाइयों को, वैज्ञानिक विधियाँ, वो उनको सही में दिशा में कम लागत में अच्छी मुनाफेदार खेती के लिए सलाह दी जाती है। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे अनुपालन में लेते हैं, यानी अक्षरशः आपको वो बात प्लान करना होता है। अगर 1-2 स्टेप भी हम मिस कर देंगे तो निश्चित तौर पे हम मनवांछित मुताबिक नहीं ले पाएंगे, कितनी भी अच्छी टेक्निक क्यों ना हो। तो यह बात कहना कि नहीं साहब इस पर, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए उस टेक्निक से अगर हम बात करते हैं तो लगभग क्या बोलते हैं, अनुमानतः अगर हम देखें तो 2 से 4 हज़ार रुपया अभी तो हम इसमें बचा सकते हैं। और लेकिन ये है कि और भी हमको फसल उत्पादन जो मिल रहा है उसका एडिशनल कॉस्ट जो मिलेगा, मान लीजिए अगर 1 कुंटल अगर आ रहा है, 1.25 कुंटल आपको इसमें मिल रहा है, अगर मान लीजिए 25 किलो भी अगर आपको ज़्यादा मिला ग्रेन के रूप में, तो उसका क्वांटिटी रेट के हिसाब से आप देखेंगे तब पर भी उसमें फ़ायदा हो। पर ये एक तरफ तो पानी की भी बचत हो रही है, लागत की आप बच रही है, समय की बचत हो रही है, उसके साथ साथ उत्पादन अगर आपका ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि समराई में नटसेल में टेक्नोलॉजी अच्छी है। जी, ये बताएं क्या DSR में ज़्यादा पैदावार होती है रुपाई विधि से? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पौधे जब डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वहाँ उस तरह जड़ कट रही है और जड़ ट्रांसफ़र हो रही है। हालांकि पौधे एकदम बीज से बीज हो रहे हैं, पौधे वहाँ
लाइन सोइंग जब आप करते, लाइन से बुआई का आप करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो पौधे कोई गैप नहीं रह जाता। ये हमारी लक्ष्य है। जैसे गन्ने के केस में क्या करते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग गन्ना करते हैं, सीधी बिजाई कर देंगे तो कहीं अंकुरण नहीं होता, तो हमारा ये गैप जो है हो गया। गैप अगर किसी खेत में हो गया तो लागत उतनी लगनी है, आपको पोटास आप उसी हिसाब से डालेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, जो गैप हो रहा है पौधे का वो यील्ड नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि इस विधि में अगर आप बिजाई कर रहे हैं, कहीं भी आपका जमाव नहीं हुआ, तो मैं सलाह इसमें दूंगा कि आप छोटी सी एक क्यारी नर्सरी साथ साथ ये भी डाल लें। अगर कहीं गैप हुआ तो उसको ट्रांसप्लांट से भर दें। DSR विधि के लिए खेत की तैयारी कैसे करें? बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको कहूँगा कि खेत को जो भी है मृदा स्वास्थ्य को हमको सबसे पहले ध्यान रखना है। यानी आपको जो ढैंचा सनई, अगर उसमें भी ऐसा नहीं कि इसमें ढैंचा सनई की बुआई नहीं करेंगे, पहले खेत की तैयारी करने से पहले बाकायदा आप ढैंचा सनई की पलटी भी कर सकते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में जीवांश की मात्रा अच्छी सी हो जाए। गोबर की खाद, सड़ी खाद जो भी है, केचुआ खाद, जो आप डालना चाहते हैं वो डालिए। यानी खुराक में जो आप देना चाहते हैं वो बिल्कुल दीजिए, बशर्ते क्या है खेत जब आप तैयार करें तो भुरभुरा एकदम जितना से क्या बोलते हैं ट्रैक्टर आसानी से चल रहा है, यानी मिट्टी में नमी प्रॉपर होनी चाहिए। अब गर्मी के समय में थोड़ा एक चुनौती होती है, इसलिए जितना ज़्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग आपके ज़मीन में जल धारण क्षमता यदि अच्छी है तो DSR टेक्निक आप बहुत अच्छी से अडॉप्ट कर पाएंगे। 1 एकड़ में DSR विधि से कितनी पैदावार होती है? पैदावार देखिए नॉर्मल आपका जो भी है ट्रांसप्लांटिंग राइस की अगर आप सपोज लेते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप 25 कुंटल क्या ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर इसमें DSR का सही से आपने प्लान किया तो 26 कुंटल के 27 कुंटल तक आप ले सकते हैं। यानी 1-2 कुंटल का आपको इजाफा प्रति एकड़ हो सकता है। तो अच्छा है, उधर पैसा भी बच रहा है। लेकिन ये डिपार्ट मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये बात ऐसा है कि इस बात पर प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई किसान बड़ी खेत की तैयारी अच्छी से नहीं हुई है और DSR लगा दे और कहते कि साहब हमारा तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खेत को सही से समझना पड़ेगा। यदि इस पद्धति को सही से आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है नॉर्मल आपके ट्रांसप्लांटेशन से अच्छा उत्पादन होगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो मशीन है वो कैसे काम करती है? ये DSR विधि के लिए बिल्कुल, इस मशीन में देखिए क्या है कि वहाँ उर्वरकों के लिए चैम्बर इसमें बने हुए हैं बाकायदा। बिल्कुल, क्या बोलते हैं, बीज भी आपका इसमें डाल सकते हैं और इसमें फर्टिलाइजर भी आप डालते हैं सीधे ये ऑपरेट करके डालते हैं। अलग नहीं, मिक्स अलग अलग चैम्बर है, अलग अलग आप उर्वरक आप डाल सकते हैं, सीड आप डाल सकते हैं। जो दोनों आपके ये रोलर हैं, आप धीरे धीरे गिरते रहेंगे नीचे आप देखेंगे, देखिए आपके इसमें नोट बने हुए हैं सारे जो है इसमें पॉइंट्स पे, और ये जंक्शन से अलग अलग है, इसमें पूरा सेट हो जाता है, इससे गिरती रहेंगी और सीधे जो है उस इंच पे बराबर जैसे बीज के साथ साथ खाद जो है आपकी चलती जाएगी। और एक सीधे जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, धान की गेहूं की सीधी बिजाई करते हैं। ये बताएं कि जैसे डॉक्टर साहब ये एक लाइन में है तो ये जो बुआई होगी एक प्रॉपर रो में होगी और सेम दूरी पे होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले जो कहता है नीचे खाद ऊपर बीज, यानी खाद क्या चल रहा है उसके बाद बीज आपका जो है पड़ता चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि एकदम सीधे पैरेलली में जो डिस्टेंस है आपकी वो मेंटेन चल रही है। तो चालक पे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी सीधी सीधी बिजाई, अगर प्रॉपर वे में नमी है तो आपका पूरा बीज एकदम सही से गिरेगा और जमाव भी इसमें सही से लेगा। तो आप देख रहे थे कि जो ये DSR विधि है वो कितनी कारगर है किसानों के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, तो ख़ास करके जलवायु संरक्षण के लिए, पानी कम यूज़ करने के लिए। इसमें कम लागत लगती है, पैदावार ज़्यादा होती है और ये आपको मशीन आसानी से किसी फार्म मशीनरी बैंक या किसी संस्थान से आप पा सकते हैं। आप प्रयास करें और आप इस तकनीक को अपना के DSR से खेती करके आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।